नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। हर शहर में सेक्टर, बिल्डिंग और कॉलोनियों से कोई भी शहर बनता है और इन सेक्टर्स और कॉलोनियों की देखरेख में RWA यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अहम रोल होता है। कॉलोनी का विकास, देखभाल के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शहरों में अपार्टमेंट या कॉलोनी के किसी पॉकेट में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सुरक्षा जैसे मसलों के लिए निवासियों का एक समूह बनाते हैं। ऐसे समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA कहते हैं। RWA किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक समूह है। ये उस सोसाइटी के रोजाना के कामकाज पर नजर रखता है। नया रियल एस्टेट कानून कहता है कि डेवलपर प्रोजेक्ट बनाने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर ही RWA वहां रहने वाले लोगों को सौंप देगा। और ऐसे में ये तो थी बुनियादी जानकारी। RWA से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं को विस्तार से बताएंगे हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिजीत जी, आपको RWA से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर आपको बता देते हैं 0120-612-7937। दूसरा नंबर हमारा है 0120-612-7938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। RWA से जुड़ी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। और अभिजीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि RWA क्या होता है, क्या इसकी कानूनी परिभाषा है? नमस्कार जी। नमस्कार। RWA की पूरा जो है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये जहाँ तक अभी दिल्ली में सारे पॉकेट और प्लॉट की फ्लैट्स है, DDA की फ्लैट्स है, या तो कोई प्राइवेट आपका डीलर्स की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो रहा है उसमें जो लोग रेसिडेंट्स रहते हैं वो लोग जो यूनियन बनाते हैं, कोई सोसाइटी के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री करते हैं, तो वो जो एसोसिएशन बनाते हैं अपना सुविधाओं के लिए उसको RWA तो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं। ये रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो उसी फ्लैट या तो सोसाइटी में रहने वाला जो रेसिडेंट्स है, उन लोगों को लिए सुविधा है कि इन लोगों का जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया मतलब जीना, पार्किंग, कॉमन स्पेस, ये सारे मेंटेनेंस के लिए किसी को जिम्मेदारी ठहराते हैं। तो वो जिम्मेदारी कौन होगा? वो RWA बनाने के बाद जो कमिटी बनते हैं, उसका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह वगैरह वो लोग पोस्ट लगाते हैं और वो RWA उसका जिम्मेदारी होता है वो मेंबर्स को सुविधा के लिए, ताकि इनका पानी, बिजली, साफ सफाई, ये सारे चीजों के ध्यान रखते हुए ये लोग RWA से जिम्मेदारी होता है। जी। ठीक है अभिजीत जी, RWA का गठन कब होना चाहिए, ये भी एक समझाने वाली बात है, क्योंकि RWA का हम जिक्र करते हैं तो पहले अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो बिल्डर के पास होता है जो उसका मालिक होता है। उसके बाद RWA का गठन कब होता है, कब होना चाहिए? एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा आइडिया ठीक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी एक सोसाइटी में मैं मेंबरशिप लिए है, RWA कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है। जैसा कोई सारे मेंबर्स बना के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, उसमें से जमीन लेके प्रोमोटर से बना सकते हैं मकान, और उसी मकान की तहत इन्होंने सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकता है और रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोमोटर लोग से हम फ्लैट खरीदता है तो तभी हम RWA बना सकते हैं, नहीं। हम मान लीजिए मैं DDA से भी फ्लैट खरीदा है, या तो हमरा आप लोग प्लॉट खरीद के अपना अपना मकान बना लिया
और उसी एरिया में हमें एक कॉमन इंटरेस्ट जो है, जैसा कि पानी, विद्युत, ये सारे चाहिए, तो उसी में भी हम लोग आरडब्ल्यूए बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें प्रोमोटर से ही हमें आरडब्ल्यूए बनाना पड़ेगा, बल्कि प्रोमोटर से जब हम फ्लैट खरीदते हैं, जो प्रोमोटर रेरा की अंडर में है, रेरा मतलब अभी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी नया बनाया, उसी के तहत कोई प्रोमोटर फ्लैट बना रहा है, तो वो प्रोमोटर जब भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हमको देता है, तब हम लोग रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा भी है कि हमारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया, हो सकता है कि प्रोमोटर हमें कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, और हो सकता है हमें प्रोमोटर ने अथॉरिटी से इनका कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं निकाला, तो तभी हम लोग आरडब्ल्यूए बना सकते हैं। जैसे कि वहां पे जो जो रेसिडेंट्स के लिए आया है, जो जो फ्लैट ओनर्स है, वो फ्लैट ओनर्स खुद ही एक वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं, चाहे प्रोमोटर नहीं भी चाहे। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके जरिए एक आरडब्ल्यूए बनाया जा सकता है, जिस बात का आपने जिक्र किया है सर, लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया होती है? आरडब्ल्यूए के पास पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में भी बताएं। जी, आरडब्ल्यूए की रजिस्ट्रेशन जो होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है। हर स्टेट में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है, वहां से हर स्टेट की अलग अलग रजिस्टर होता है, उसमें से ये लोग मेंबरशिप लेके रजिस्ट्री बना सकते हैं। और आरडब्ल्यूए की जो एक्सपेंसेस होता है, जो इनकम होता है, वो मेंबर्स के तहत ही मिलते हैं। बल्कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है कोई, तो उसमें सरकार की एक योगदान भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार की कोऑपरेटिव मूवमेंट की मदद करते हैं, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में उसमें सरकार की मदद भी मिलता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत अगर कोई जमीन खरीद रहा है, तो उसमें भी सरकार की पूरा कुछ राहत मिलता है, वहां पे सरकार टैक्स के भी कमी लेते हैं। तो आरडब्ल्यूए या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने में फायदा ही फायदा है मेंबर्स लोगों को। ठीक है, आरडब्ल्यूए की चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसका चुनाव कराया जाता है और इसकी किस तरह की प्रक्रिया होती है, सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, आरडब्ल्यूए की मैनेजमेंट जो होता है, वो उनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, जो कि ना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इलेक्शन कैसे किया जाएगा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर कैसे चुनाव जाएगा, और उसी चुनाव की कैसे कानून से बनेगा। ये सारे चीज ऑर्डिनरी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा, और उसी के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही इलेक्शन भी किया जाएगा, जहां पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ द मेंबर्स एसोसिएशन ऑफ द आरडब्ल्यूए चुनाव में इलेक्शन होके ये जीत सकते हैं और एक कमिटी बना सकते हैं। जो कमिटी पूरा की पूरा जिम्मेदार होंगे हर मेंबर की तरह। हर मेंबर की ये राइट भी बनता है कि सोसाइटी में जो रिकॉर्ड्स है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और चाहे वो लोग कमिटी उनका खिलाफ हो गया, तो रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज जो होता है हर स्टेट में, उनके पास वो कंप्लेंट भी कर सकता है सोसाइटी के खिलाफ। तो इनका जो इनकम है मेंबर्स के तहत ही मिलता है, इनकम एक्सपेंडिचर भी उसी से होता है। ठीक है, दरअसल लीगल हेल्पलाइन में हम बात कर रहे हैं आरडब्ल्यूए की, यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की। आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अभिजीत चट्टोपाध्याय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इसके बारे में बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से हमें बता रही हैं, हमारे दर्शकों को बता रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना तो आप फोन कर सकते हैं। बहरहाल बात दरअसल आरडब्ल्यूए की हो रही है। अभिजीत जी, कई बार हमने देखा है या फिर देखने में आया है कि बिल्डर आरडब्ल्यूए पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता या फिर हैंडओवर पूरी तरह से नहीं देता है। इन हालातों में क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा कानूनी रास्ता है जो कि अख्तियार किया जा सकता है? जरूर। अगर वो कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है तो आरडब्ल्यूए के लिए जो बना सकते हैं, ये लोग बना के खुद ही कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं इनके खिलाफ। सीधा सीधा कोर्ट में जा सकता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारा कब्जा नहीं दे रहा है। वो तो
जो लोग मेंबर है वो मेंबर लोग ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये RWA जो है मेंबर्स की एक राइट्स बनता है और मेंबर्स लोग खुद ही इसको करते हैं कि हाँ हमें इसका अपना हाथों से चलाना है, इसका मेंबरशिप इसका मेंबर्स लोगों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई प्रमोटर इसमें कोई भी बाधा प्रदान करता है तो वो RWA खुद ही एक लीगल एंटिटी है। वो RWA खुद ही एक लीगल एंटिटी है, वो प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कोर्ट में। ठीक है। और जब RWA निवासियों के हित का हनन करता है या फिर उन्हें परेशानियां देता है, परेशानियां उस वक्त सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो क्या निवासी भी कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? जरूर ऐसा है। कभी कभी मान लीजिए मैं किसी RWA के मेंबर हूँ और वहां पे RWA के एक मंथली या तो ईयरली एक सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सब्सक्रिप्शन हम नहीं दे रहे बल्कि हम जीना यूज कर रहे हैं। वहां पे हमें स्वीपर की यूज करते हैं हम लोग, वहां पे साफ सुथरा रखने के लिए हमें अपॉइंटमेंट करना पड़ता है स्वीपर को। अगर हम उसी फायदा भी ले रहे हैं लेकिन हम RWA के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं या तो कोई उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है इसी वजह से, तो चाहे RWA मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकता है या मेंबर भी RWA के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए भी ट्राइब्यूनल है, रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के पास इनका ट्राइब्यूनल बनता है। रजिस्टर ऑफ सोसाइटी कोई भी शिकायत अगर RWA के अगेंस्ट में होता है तो एक ट्राइब्यूनल बनता है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास एक ट्राइब्यूनल बनता है और रजिस्ट्रार इसके बारे में सुनवाई करते हैं। दोनों पक्षों को नोटिस देते हैं, जो कंप्लेनेंट है, जो आवेदनकारी है और जिसका खिलाफ पे आवेदन कर रहे हैं, दोनों को नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद दोनों का हियरिंग बुलाता है। जैसे कि कोर्ट में होता है वैसे ट्राइब्यूनल के तहत ही रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट के पास उस पर होता है हियरिंग। ठीक है। अभिजीत जी, जब RWA पर संगीन आरोप हो, जैसे कि एक्सटॉर्शन का हो या ब्राइब लेने का आरोप हो या फिर थेफ्ट ऑफ फंड का आरोप लगा हो, तो क्या पुलिस से शिकायत की स्थिति बनती है क्या? श्योर, इसमें भी एक है कि जैसा कि किसी RWA की मेंबर को हमें पैसा देते हैं तो ये एक लीगल एंटिटी है, मैंने पहले ही बताया। हाँ। तो ये लीगल एंटिटी के तहत अगर कोई भी मेंबर, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी करप्शन की चार्ज में है उनका अगेंस्ट में, तो उसके खिलाफ हम लोग 406 और 420 का भी हम लोग क्रिमिनल केस दायर कर सकते हैं। 406 हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 420 हो गया चीटिंग। तो ये दोनों की सेक्शन के तहत हमें RWA की मेंबर या तो ऑफिशियल के खिलाफ हम लोग क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस को भी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस इनको खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। जी अभिजीत जी, जब RWA में वित्तीय अनियमितता का मामला हो तो कहा जाता है कि रेमेडी ऑफ अमेंडमेंट का सहारा लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, RWA में अगर कोई किसी हालत से कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, अगर कोई अमेंडमेंट ये लोग चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखा जाए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये लोग बनाते हैं वो दिन जब आता है तो थोड़ा कुछ चेंज करना भी पड़ता है, तो उसी के लिए मेंबर्स के नोटिस दिया जाता है और अमेंडमेंट की एक प्रावधान भी रखा जाता है। ये सारे के सारे कानूनी तौर पे होता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के भी ये कर सकते हैं। बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की पावर ज्यादा है, जहां पे इनका कमेंट होता है, और RWA का इतना पावर नहीं है। फिर भी मेंबर्स के लिए तो RWA जरूरी है, और कोई भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, कोई भी एक बड़ा सा लोकेलिटी भी होता है, वहां पे जरूर होता है। अभी तो दिल्ली में हर जगह RWA तो बना लिया, सरकार भी चाहता है कि RWA का एक पावर हो ताकि उसका अपना रोड, कॉलोनी का जो अंदर वाला रोड जो है, वो अभी जो दिल्ली का हाल है, मैं दिल्ली की बात कर सकते हैं। दिल्ली के हाल जो है तो ये PWD जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर है ही नहीं। और उसी के लिए लोकेलिटीज में जो है लोकल रोड जो है जो इंटरकनेक्ट करता है,
वो बहुत ही खराब निशान हो जाता है, सीवरेज के भी दिक्कत होता है। तो ये सारे चीज RWA होते तो इसका सारे इलाज भी ये लोग करते हैं खुद ही, चाहे मेंबर्स लोगों को पैसा से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, सीवरेज लाइन लगा सकता है, पानी की बिजली की सारे काम ये लोग खुद ही कर सकते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड ना करे। और सरकार भी चाहता है कि हर RWA अपना अपना एरिया की संभाल ले, अपना अपना एरिया की रिपेयरिंग या तो सीवरेज, पाइप, पानी, बिजली का अपना अपना दायित्व ले। ये सरकार भी चाहते हैं ताकि एक सुस्त और एक आराम से ये लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं अपना रहने की जगह जो है उसी लोकेलिटी को। बिल्कुल। अभिजीत जी, जब RWA किसी निवासी को हानि पहुंचा रहा हो तो रेमेडी ऑफ इंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है क्या? इस बारे में भी कुछ बताइए। ये जो है RWA खुद ही एक लीगल एंटिटी है, मैंने पहले ही बताया। अगर RWA के ऊपर किसी ने कोई चाहते हैं कि इंजंक्शन करना चाहते हैं तो वो सिविल कोर्ट में भी इंजंक्शन मांग सकते हैं, और सिविल कोर्ट तो है उसी के लिए वो लोग जरूरी सिविल कोर्ट उसमें कार्रवाई करेगा, ऑर्डर देगा। ये तो कानूनी तौर पे ही आता है। ठीक है। क्या मसले RWA के दायरे से बाहर होते हैं? हमने RWA के दायरे के अंदर कौन कौन से मसले आते हैं, कौन कौन से समस्याएं आती है, कैसे RWA काम करता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे इसका गठन होता है, इसके बारे में तो सर जान लिया। लेकिन क्या जो मसले होते हैं, कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो RWA के दायरे से बाहर है? नहीं, जैसा कि मान लीजिए किसी का घर में चोरी हो गया तो वो तो पुलिस की कार्रवाई करना है, वो तो RWA कुछ नहीं कर सकता है। किसी का घर में बहू को छोड़ दिया और उसमें अपना पारिवारिक समस्या है, वहां पे RWA की मसला नहीं देना चाहिए, RWA उसमें जाना नहीं चाहिए। जैसा किसी का घर में नौकरी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो ये RWA नौकरी तो नहीं दे सकता है, ना तो RWA खाना दे सकता है। ये सरकारी प्रकल्प है जहाँ पे सिटीजन्स को खाना मिलता है, जहाँ पे सिटीजन्स को फायदा मिलता है। वो सारे चीज जो है जो सरकार को देना है वो RWA नहीं कर सकता। जो आपकी पर्सनल चीजें हैं वो RWA से अलग होती हैं? नहीं, अलग है। बिल्कुल ठीक है। कितने तरह की RWA होते हैं सर? RWA ज्यादातर मैंने बोला कि दो तरीका होता है। एक तो है रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री होता है। ठीक है। और दूसरे होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होता है, वो भी एक है RWA। जी। रेसिडेंट्स जो वहाँ पे जो मेंबर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को RWA के बारे में बताया, क्या इसका प्रक्रिया होती है, किस तरह से उसका गठन होता है, कैसे RWA कार्य करता है, ऐसे कौन कौन से मसले हैं जो कि RWA में नहीं आते हैं, कितने तरह के RWA होते हैं, ये तमाम तरह के विषय के बारे में अभिजीत जी ने आपको विस्तार से बताया। और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से इस विषय के बारे में समझ आ गया होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।